हेलो फ्रेंड्स, आई मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जो आपका यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, जो कंपलसरी पेपर है, उसमें एक यूनिट है, यूनिट नंबर 1, दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। उस यूनिट में आपको क्या पढ़ना है ये बात करेंगे, ठीक है ना। पहले हमने बात करी रिसर्च एप्टीट्यूड में हमें क्या पढ़ना है और बहुत सारी बातें करी हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में हमें क्या पढ़ना है। इससे पहले आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 जो कंपलसरी पेपर है उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और पेपर 2 जिसका इन्वायरमेंटल साइंस हो, कोड नंबर 89, तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में हमें क्या पढ़ना है। तो मैं आपको बस इन बातों से यही समझाना चाहता हूं फ्रेंड्स कि जो एकदम सिलेबस सामने दिखता है उसके पीछे कुछ हिडन चीजें भी होती है, जो आपको प्रॉपर एनालिसिस करके ही आपको समझ आता है कि वास्तव में ये चीजें कहाँ से और क्या करना होता है और कहाँ से हमें ये सारी चीजें देखनी होती है। क्योंकि कई बार हम ये कहते हैं कि हमने बहुत अच्छे से सिलेबस को किया लेकिन फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ क्वेश्चन हमसे अटेम्प्ट नहीं हुए, ये कहाँ से क्वेश्चन आ गए समझ ही नहीं आया। एक्चुअली में ये आते अपने ही टॉपिक से हैं, अपने ही यूनिट से ही आते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो प्रॉपर एनालिसिस है ना हम सिलेबस का नहीं कर पाते। जो मुझे लगता है अगर हम प्रॉपर यूनिट्स का एनालिसिस करें, ढंग से पढ़ें, तो मेरे हिसाब से सब ठीक हो जाता है। तो बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड का, जो पहला सब टॉपिक है इसमें लिखा है आपके टीचिंग, इसमें कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव्स यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें इतना सा लिख के छोड़ दिया, इसके पीछे बहुत सारी बातें आपको देखनी होती है। टीचिंग की बहुत सारी डेफिनेशंस है, उन डेफिनेशंस में हमें कीवर्ड्स उठाने होते हैं। और लर्निंग और टीचिंग को कहीं ना कहीं हमें क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है अधिगम और शिक्षण को। उसमें कौन सा सोशल है, कौन सा इंडिविजुअल है, कौन सा इंटरनल है, कौन सा एक्सटर्नल है, इस तरह की तो बहुत सारी बातें होती हैं वो यहाँ पे करनी होती है। मेरी बात समझिए। बिहेवियर चेंज दिखता है कि नहीं दिखता, मोटिव क्या होता है, ये सारी बातें यहाँ से इतनी ही लाइन में हो जाती है और यहाँ से बड़े अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। और यहीं पे कुछ शब्द जो हमें पढ़ने होते हैं कि टीचिंग क्या होता है, लर्निंग क्या होता है, इंडोक्ट्राइनेशन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये सारी की सारी ट्रेनिंग क्या है, समझ रहे हो। ये सारी कंसेप्ट यहीं पे क्लियर होना चाहिए, समझ रहे हो, तब आगे बात हो जाती है। उसके बाद लेवल्स ऑफ टीचिंग की बात आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल ऑफ टीचिंग जब अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग बात है ये सारी, जिसमें ये 3 लेवल है टीचिंग के, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो यहाँ से बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, कि भी कौन सा ऐसा लेवल है जो टीचर सेंट्रिक हो, कौन सा ऐसा लेवल है जो स्टूडेंट सेंट्रिक हो, कौन सा ऐसा लेवल है जिसमें टीचर स्टूडेंट दोनों का एक तरह से कोऑपरेशन या दोनों ही काम करते हैं मिलके। वैसे तो सारे में टीचर का सहयोग तो रहता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं रोल एक दूसरे का चेंज होता रहता है, किसका ज़्यादा है। मेरी बात समझ रहे हो। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुत से ऐसे हो जाते हैं कि फैक्ट्स को याद करना कौन सा लेवल होएगा, फैक्ट्स को इन्फॉर्मेशन को समझना कौन सा होएगा, प्रॉब्लम के साथ काम करना कौन सा लेवल होएगा। ये सारे लेवल्स में आपसे यहाँ से यूजीसी क्वेश्चन पूछती है। तो हमें क्या करना है, हर एक चीज को देखना है, चित्त को रिलैक्स करके शांति से सारी बातें सुननी है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। और करेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, जैसे टीचिंग की क्या क्या जैसे यहाँ से है ना, इफेक्टिव टीचिंग की भी बहुत सारी चीज़ें बनती है कि इफेक्टिव टीचिंग क्या होती है और उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो कहने का मतलब आप सिर्फ और सिर्फ जो लाइन दी हुई है उसी पे ना जाके थोड़ा सा बियॉन्ड जाना पड़ता है। मेरी बात समझ रहे हो ना, तब हम चीज़ों को पकड़ पाते हैं, तब हम क्वेश्चन कर पाते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो। अब जैसे हमने अभी लर्नर की करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे एक अच्छे लर्नर की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लर्नर की जो लर्निंग है उसको इफेक्ट कर सकती है। ये बहुत सारी चीज़ें आपसे, कई तरह की डिजीज़ होती हैं, ठीक है ना, जैसे डिसलेक्सिया होती है, डिस्प्रेक्सिया होती है, डिसकैल्कुलिया होती है। इन डिजीज़ के बारे में भी थोड़ा इंटरकनेक्टिविटी यहाँ बनती है, इनके बारे में भी पढ़ना होता है। हालांकि इनको डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है लेकिन आपको पढ़ना होता है और यूजीसी वहाँ से क्वेश्चन भी पुट अप करती है। मेरी बात समझ रहे हो आप, ठीक है। और यहाँ पे जो एडोलसेंट और जो अडल्ट लर्नर है, जो किशोर और वयस्क जो सीखने वाले हैं, अधिगम करता है, ठीक है ना, उन पे का इमोशंस, कॉग्निटिव
और ये सारे के सारे जो डेवलपमेंट है इमोशनल, इनके बारे में हमें बात करनी होती है। बड़ा अच्छे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। कुछ शब्द होते हैं जैसे साइकोमीटर क्या है, कोग्निटिव क्या होता है, इमोशनल डेवलपमेंट क्या है, ठीक है ना, ये सारी बातें यहाँ पे पढ़नी होती है। और कैसे कैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं लर्निंग के बारे में, क्योंकि लर्निंग क्या है, एक इंडिविजुअल है या सोशल है। लर्निंग एक इंडिविजुअल है तो वहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी आते हैं। किसी का कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये सारी चीजें लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें पढ़नी होती है। और ये में जो क्वेश्चन बनते हैं वो लर्निंग और टीचिंग को मिक्स करके क्वेश्चन बनते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे डिफरेंशिएट तभी होएगा तब आपका बेस बड़ा अच्छा होगा। और बहुत स्वीट थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो, लेकिन बहुत अच्छे से चीजों को पढ़ो। बहुत ज्यादा चीजें इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे लेक्चर्स को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, तो मेरे हिसाब से सारी चीजें आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है। मेरी बात समझ रहे हो? अगर कंसेप्ट क्लियर है तो सारे क्वेश्चन आप हैंडल कर सकते हो। मेनली हमारा फोकस पहले कंसेप्ट पे होना चाहिए, ठीक है। और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टीचिंग को इफेक्ट करते हैं, ठीक है ना, जो टीचिंग को इफेक्ट करते हैं, जो तो आपको पता है टीचिंग को वही फैक्टर इफेक्ट करेंगे जो टीचिंग में शामिल होंगे। जैसे टीचर है, ठीक है ना, स्पोर्ट मटेरियल है, कौन से मटेरियल से आप काम कर रहे हो, कौन से मटेरियल से पढ़ा रहे हो, क्या ऐड आप यूज कर रहे हो साथ में, ठीक है ना, क्या किस तरह की इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज है, आपका लर्निंग इन्वायरमेंट कैसा है। तो सारी चीजें ही ये है जो टीचिंग को अफेक्ट करेगी। लर्नर कैसा है, लर्नर का मोटिव क्या है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? लर्नर इंटरेस्ट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा, लर्नर को आप इंगेज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो ये सारी चीजें भी पूरे के पूरे जो फैक्टर हैं टीचिंग में जो शामिल होते हैं, वो किसी में भी कोई इश्यू आ गया तो वो अफेक्ट करेगा। बहुत शानदार क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से कि टीचिंग लर्नर किस तरह से इफेक्ट करते हैं। अब सीधा क्वेश्चन बनाएगा कि इसमें कौन सा फैक्टर है जो इफेक्टिव टीचिंग को अफेक्ट करेगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो आपको ढूंढना होता है बड़े अच्छे से। माइनर सा डिफरेंस होता है। और टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ऐसे लगेगा कि कुछ भी गलत तो नहीं है, सारा ठीक तो लग रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि बेस्ट ऑप्शन की तरफ आपको जाना होता है, जहां पे बहुत ज्यादा प्रेफरेंस आपकी चली जाए। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड बड़ा अच्छे से काम आता है इन क्वेश्चंस में, कि आपको ऐसा ढूंढना है कि ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, है ना। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये सारी बातें आपको अच्छे से देखनी है कि क्या क्या इन्वायरमेंट होना चाहिए। जो भी इंस्टीट्यूशन है जिसमें आप काम कर रहे हैं, जिसमें पढ़ा रहे हैं, उसकी जो पॉलिसीज होती हैं वो भी कहीं ना कहीं टीचिंग को अफेक्ट करती है। कारण ये है कि वो ये कहें कि इस तरह से पढ़ाना है, आप उस तरह से नहीं पढ़ाते हैं, या आप अलग तरह से पढ़ाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, या फिर आपको किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने की बात आती है, तो वहाँ पे कोई ना कोई इफेक्ट आपका पड़ सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? तो वहाँ आपकी टीचिंग डिस्टर्ब हो सकती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो अफेक्ट करते हैं एक अच्छी टीचिंग को या इफेक्टिव टीचिंग को। तो यहाँ पे फैक्टर्स की बात करनी होती है। मेरी बात समझ रहे हो? चलो, वेरी गुड। आगे अगर हम बात करें कि मेथड्स हैं टीचिंग के, बहुत सारे मेथड्स होते हैं टीचिंग के, ठीक है ना। हायर लर्निंग के लिए भी होते हैं, जैसे डिडक्टिव मेथड क्या है, इंडक्टिव मेथड क्या है, टीचर सेंट्रिक मेथड कौन से होते हैं, लर्नर सेंट्रिक मेथड क्या है, डिस्कशन मेथड क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या है, लेक्चर मेथड क्या है, जिगसा क्या है। इस तरह के जो कंसेप्ट होते हैं वो हमें सारे करने होते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो यहाँ से प्ले वे मेथड क्या है, मेरी बात समझ रहे हो? ये सारे के सारे मेथड्स हमें अच्छे से समझने पड़ते हैं, ठीक है। तो मेथड से क्वेश्चन आता ही आता है। मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि अगर टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट है और मेथड से क्वेश्चन ना आए, ये शायद थोड़ा सा जचता नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन आता है। और क्या है, ऑफलाइन और ऑनलाइन जो लर्निंग मेथड्स हैं वहाँ से तो आपको पता है ये नया एक चीज़ है ऑनलाइन का। अब तो बहुत ट्रेंड आ चुका है। स्वयं है, स्वयं प्रभा है, मॉक है। ये आपसे पूछ लेते हैं कि ऐसी कौन सी स्कीम, इनमें से कौन सी स्कीम है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए है या ऑनलाइन लर्निंग के लिए है। तो ये इस तरह के बेसिक क्वेश्चन भी पूछते हैं। स्वयं की फुल फॉर्म क्या है, स्वयं प्रभा किससे रिलेटेड है, मॉक का फुल फॉर्म क्या है, क्या रिलेटेड है इनसे, स्वयं में क्या क्या दिया जाता है, ई कंटेंट दिया जाता है कि नहीं दिया जाता, यहाँ पे डिस्कशन फॉर्म है कि नहीं, तो डिस्कशन फॉर्म भी है, ई कंटेंट भी दिया जाता है, ई ट्यूटोरियल भी है, तो यहाँ पे इवेल्युएशन भी होता है, असेसमेंट भी होता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा डीप में आपको यहाँ पे इन स्कीम्स को जाके थोड़ा अच्छे से पढ़ना होता है, तो अच्छे से देखना होता है कब ये लॉन्च किया गया। ये सारी बातें, बेसिक बातें आपको करनी होती है। ये जो सब टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, अगर इस टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट की बात करें, वैसे तो देखो टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या है, हर एक जो सब टॉपिक है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर आपको टीचिंग के कंसेप्ट और लर्निंग के कंसेप्ट और लर्नर के कंसेप्ट भी अगर आपको क्लियर नहीं है तो आगे चीज़ों को कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हो? तो धीरे सारी चीज़ों की इंटरकनेक्टिविटी तो है ही है, तो हमें पूरा बेस से समझना है, हर बात को चित्त को रिलैक्स करके शांति से समझनी है, कोई जल्दबाजी नहीं लेनी, कोई टेंशन लेनी ही नहीं है। अगर आपने टेंशन ले ली है, अगर आपने जल्दबाजी दिखाई है तो किसका नुकसान होगा? आपका ही नुकसान होगा, किसी और का तो होना नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो कोई भी आप काम कर रहे हो, अपने आप को रिलैक्स रखा करो, चित्त को शांत रखा करो, प्रॉपर्ली एनालाइज किया करो और पॉजिटिव रहने की जितनी कोशिश हो उतना किया करो, नेगेटिविटी को पास ना आने दिया करो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपका सिलेक्शन होता है नहीं होता है डिफरेंट थिंग है, लेकिन पहले आप मानसिक रूप से मेंटली आप बहुत ही शांत होने चाहिए, आपको अच्छा लगना चाहिए काम करते हुए। ऐसा नहीं कि फ्रस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं, और ऐसा कर भी लोगे फिर फायदा क्या हुआ? क्या हो जाएगा फिर उस सक्सेस से? क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होना। मेरी बात समझ रहे हो? तो हमेशा खुश रहो, चित्त को रिलैक्स रखो। टीचिंग स्पोर्ट सिस्टम में यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन से ट्रेडिशनल स्पोर्ट थे, जैसे ब्लैक बोर्ड थे, जो चौक यूज होते थे, ये हमें जो हमारे जो शिक्षण है उसको एक तरह से सपोर्ट करे, ठीक है, टीचिंग को। लेकिन अभी तो आपको मॉडर्न आ चुके हैं, इंटरैक्टिव चीज़ें आ चुकी है, आईसीटी बेस्ड चीज़ें आ चुकी है, तो यहाँ से एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक बार पूछा कि एपिडोस्कोपी है वो किस से रिलेटेड है, ऐसे इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन बनने लगे हैं, तो इसको भी बड़े अच्छे से करना है, ठीक है ना? मेरी बात समझ रहे हो? और अगर इस पूरी यूनिट की बात करें तो इवैल्यूएशन सिस्टम है वो भी बहुत शानदार है, यहाँ से भी बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो इवैल्यूएशन सिस्टम होता है किसी चीज़ का मूल्यांकन करना। देखो दो शब्द होते हैं, एक होता है असेसमेंट और एक होता है इवैल्यूएशन। असेसमेंट होता है किसी चीज़ का आंकलन करना और इवैल्यूएशन होता है किसी चीज़ का मूल्यांकन करना। तो यहाँ से बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कई तरह के हम इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं, जहाँ से यूजीसी आपसे क्वेश्चन पूछती है, आपसे पूछ लेती है कि समेटिव इवैल्यूएशन क्या है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, और आपसे पूछ सकते हैं क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन क्या है, क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन क्या है, स्कोलेस्टिक इवैल्यूएशन क्या है, नॉन स्कोलेस्टिक इवैल्यूएशन क्या है, नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन क्या है, क्राइटेरिया रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन क्या है, या सेल्फ रेफरेंस्ड या इप्सेटिव इवैल्यूएशन क्या है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या है, और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग क्या है। इस तरह के जो क्वेश्चंस है यहाँ से आते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से कोई भी ऐसा पेपर मेरे हिसाब से आता नहीं है जिसमें इस सब टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको इस टॉपिक को भी बड़े अच्छे से फोकस करना है। वैसे तो मैंने आपको एक बात बोली है कि देखो जब अपने पास टाइम है सब बढ़िया है, अगर शांति से हम काम कर सकते हैं तो क्यों ना हर एक चीज़ को भी अच्छे से किया जाए, क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हैं। और कई बार क्या होता है कि जो टॉपिक छोड़ के जाए अगर उसी से क्वेश्चनिंग हो जाए तो भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मेन तो हमारा मोटो सिलेक्शन भी तो है ना, तो इसीलिए हम सारा सिलेबस करने की हम फोकस रखना चाहिए। हमें कोई चीज़ छोड़ने की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पेपर 1 में स्कोर करना मुझे लगता है अगर आप जितनी मेहनत पेपर 2 में करते हो उससे थोड़ा सा कम कर लो चाहे, लेकिन उसके इक्वल करने की कोशिश कर दो ना मेहनत, तो इसमें बड़ा अच्छा स्कोर कर सकते हो आप। मेरी बात समझ रहे हो? तो वैसे आपकी इच्छा है, आप बहुत समझदार हैं, अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो सब बहुत बढ़िया होगा। लेकिन मेरा जो मुझे लगता है इतने एक्सपीरियंस जो जितना भी है, मैं बात करता हूँ, स्टूडेंट से मिलता हूँ और पढ़ाते हैं, तो जितना मुझे पता लगता है कि कहाँ कहाँ कमियाँ रहती है, कहाँ हम थोड़ा लैग कर जाते हैं, बस मैं उन्हीं इश्यूज़ पे बात कर सकता हूँ। करना ना करना तो देखो हर एक इंडिविजुअल के हाथ में है, क्योंकि लर्निंग आपको पता है, लर्नर एक इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है लर्निंग। तो आप पे व्यक्तिगत छोड़ा जा रहा है ये कि टीचिंग एक सोशल है जो मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब मैं सबको बता ही सकता हूँ, और तो आपका क्या है कि आप सीखें इंडिविजुअली या ना सीखें, वो तो डिपेंड्स ऑन यू। आप कैसी भावना रखते हैं, आपके कैसे इमोशंस हैं, आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, या सिर्फ हमें ये ही ढूंढना होता है कि क्या गलत है। ऐसा ही ढूंढने की कई बार एटीट्यूड बन जाता है ना। दूसरे में हमें कमियां देखने का भी कई बार मन करने ज़्यादा ही लग जाता है। ऐसा होता है हमारे बेसिक बिहेवियर में, दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिविटी। हम में यह नेगेटिविटीज आ जाती हैं, कई बार आ ही जाती है, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तरह की नेगेटिविटी ना आने दें, आसपास भी नहीं आने दें। इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी बहुत वेस्ट हो जाती है, ठीक है ना। और एनर्जी वेस्ट होगी तो काम नहीं होगा और काम ही नहीं कर पाओगे। तो मैं आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी काम करो पूरी ईमानदारी के साथ करो, ऑनेस्टली काम करो, सब बहुत अच्छा होगा। तो मैं आपको फिर एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, जो
कंपलसरी पेपर है उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं रजिस्ट्रेशन के लिए तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और पेपर 2 अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है कोड नंबर 89 तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी खुश रहिए, अपने आप को शांत रखें, चित्त को रिलैक्स रखें, सब बहुत अच्छा होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।